कुटिल चाल भाग 1। भास्कर राव त्रिवेदी जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जज के पद पर आसीन थे। उनकी ईमानदारी ही उनकी दौलत थी। उनके कार्यकाल के दौरान ही उन्हें करोड़ों रुपए की रिश्वत के ऑफर मिले होंगे, फिर भी कभी कोई उनको सच्चे फैसले से नहीं डिगा पाया। छोटा सा परिवार था उनका, पतिव्रता पत्नी सुलक्षणा और आज्ञाकारी पुत्र अरविंद। बस इन्हीं में त्रिवेदी जी अपना भविष्य देखते रहते। वो बहुत ईमानदार और स्पष्ट स्वभाव के थे, इसलिए उनके अधीनस्थ जूनियर स्टाफ और अधिकारी वर्ग भी उनसे हमेशा खुश रहते थे। उनके पास एक बड़े राजनीतिक दल के नेता धीरेन्द्र पाटिल जी का हजारों करोड़ रुपए के एक बड़े घोटालों पर मुकदमा फैसले के लिए लंबित था। धीरेन्द्र पाटिल जी ने पहले तो जज साहब त्रिवेदी जी को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की। जब भास्कर राव त्रिवेदी जी नहीं माने तो सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति का लालच दिया और बच्चे अरविंद के भविष्य को सुनहरा करने का भी लालच दिया। जब इन सब से भी जज साहब को प्रभावित नहीं कर पाए तो अपने गुंडों के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने की कोशिश की, परंतु धीरेन्द्र पाटिल के इस तरह धमकाने से ये मामला मीडिया की नजर में आ गया। अंत में पाटिल जी ने हारकर अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके जज साहब त्रिवेदी जी से केस ट्रांसफर कराकर अपने प्रिय जज के पास भेजने की अंतिम कोशिश भी की, पर या तो धीरेन्द्र पाटिल जी की किस्मत खराब थी या उनकी पार्टी के मुखिया का पाटिल को ही किनारे लगाकर राजनीतिक रोटी सेकने का कोई पैतरा। जज त्रिवेदी जी को ही पाटिल जी के घोटाले पर अंतिम फैसला देना निश्चित हो चुका था। सारे सबूत, गवाह, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजैक्शन, बरामद किए कुछ रुपए और एंटी करप्शन ब्यूरो के ईमानदार अधिकारियों के बयान, सब कुछ पाटिल जी के खिलाफ ही गया। जज साहब त्रिवेदी जी ने पाटिल को सश्रम 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उनकी पत्नी और बच्चों सहित सभी नजदीकी रिश्तेदारों और मित्रों की संपत्ति की जांच कर कुर्क करने का आदेश दे दिया। मीडिया में जज साहब त्रिवेदी जी की ईमानदारी और साहस की खूब प्रशंसा हुई। उधर धीरेन्द्र पाटिल पूरे 10 वर्ष के कारावास अवधि के दौरान हर पल जज भास्कर राव त्रिवेदी जी से अपने अपमान का बदला लेने की सोचता रहता था। 10 वर्ष बाद जब धीरेन्द्र पाटिल जेल से रिहा हुआ तो उसने त्रिवेदी जी के बारे में पता लगाया। उसे मालूम हुआ कि त्रिवेदी जी तो रिटायर हो गए हैं। उनका बेटा अरविंद त्रिवेदी नोएडा शहर में डिप्टी कलेक्टर बन गया है, जिसकी जल्द ही अब शादी होने वाली है। वो अपने माता पिता के साथ सुख से रह रहा है। यहाँ अपने राजनीतिक करियर को तबाह करने वाले न्यायाधीश त्रिवेदी के सुखी परिवार को देखकर पाटिल के सीने में सांप लौट गया। क्योंकि इन 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण धीरेन्द्र पाटिल का अपनी ही पार्टी में वजूद खत्म हो गया था। उसका बेटा नागेंद्र पाटिल छोटा मोटा ठेकेदारी का काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। इस सब से जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उसी से नागेंद्र और उसकी बीवी बच्चों का भरण पोषण हो रहा था। धीरेन्द्र पाटिल के व्यवहार से तंग आकर उसकी बीवी सरिता भी अपने मायके चली गई थी। कुल मिलाकर पाटिल का पूरा भविष्य ही अंधकार में हो गया था। धीरेन्द्र पाटिल के कुटिल दिमाग ने काम करना चालू कर दिया। वो अपनी योजना अनुसार एक दिन शाम को त्रिवेदी जी के बेटे अरविंद, जो कि अब उस शहर का डिप्टी कलेक्टर बन चुका था, से उसके ऑफिस में जाकर मिलता है और उससे कहता है, बेटा अरविंद, मैं वही पाटिल हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भिजवाया था। मेरी सजा पूरी होने के बाद मैं पिछले हफ्ते ही रिहा हुआ हूँ। तब से ही मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। डिप्टी कलेक्टर अरविंद ने अपनी युवा अवस्था में ही नेता पाटिल के भ्रष्टाचार के बारे में सुना था और इस बाबत उसके पिता के साहसिक फैसले के बारे में भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वो भी अपने पिता भास्कर राव त्रिवेदी जी की तरह ही इस पाटिल से मन ही मन नफरत करता था। फिर भी उत्सुकता वश उसने पाटिल से कहा कि बोलिए, आप क्या राज की बात कहना चाहते हैं। पाटिल अपनी आंखों में बनावटी प्यार लाकर बोला कि बेटा, तुम्हें बुरा तो बहुत लगेगा, परंतु मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि दरअसल तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे पिता के जज होने के बाद से वो तुम्हारी माँ को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, इसीलिए तुम्हारी माँ और मेरे बीच संबंध बन गए और तुम उसी का नतीजा हो।
अरविंद के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। वो गुस्से से आग बबूला होकर पाटिल पर हाथ उठा ही देता, पर तभी उसे अपने पद की मर्यादा का ख्याल आया और उसने पाटिल को तुरंत अपने ऑफिस से जाने के लिए कह दिया। जाते जाते पाटिल ने अरविंद के कान भरते हुए कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, पर मैं सच कह रहा हूँ। यकीन ना हो तो अपना डीएनए टेस्ट करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, जब तुम ये साबित कर लोगे कि तुम मेरे ही बेटे हो, मैं तुम्हें अपने स्विस बैंक के अकाउंट में छुपा कर रखे रुपयों में से 100 करोड़ रुपए देकर अपने पिता के फर्ज से मुक्ति पा सकूंगा। इतना कहकर पाटिल अरविंद के ऑफिस से बाहर निकल गया। वो अरविंद के तमतमाते चेहरे को देखकर समझ चुका था कि उसकी कुटिल चाल कामयाब हो चुकी है। अब बाकी का काम तो अरविंद की बेवकूफी ही करने वाली है। इधर अरविंद ऑफिस से घर जाते जाते इसी उधेड़बुन में था कि वो कैसे घर में इस बारे में बात करे। क्या पाटिल सच बोल रहा है? अगर वो झूठ बोल रहा होता तो डीएनए टेस्ट की बात क्यों करता? यही सोचते सोचते कार से धीरे धीरे घर की ओर जा रहा था। भरे हुए मन से अरविंद अपने घर पहुंचता है। वो गुस्से से माँ की तरफ नफरत भरी निगाह से देख रहा था। उसने ऑफिस से घर आकर शाम की चाय भी नहीं पी। अनमने ढंग से खाना खाकर अरविंद एक पलंग पर लेट गया। वो परेशान सा एकटक कमरे की छत को देख रहा था। उसे परेशान देखकर उसकी माँ उसके पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा, आज बहुत परेशान हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरविंद ने चिढ़कर माँ से कहा, आपकी जवानी की भूल का प्रायश्चित अब मुझे करना पड़ेगा। सच बताइए, आपके और उस धीरेन्द्र पाटिल नेता के बीच क्या संबंध था? अरविंद की इतनी ओछी बात सुनकर सुलक्षणा ने गुस्से से अरविंद को एक झापड़ रसीद दिया और कहा कि इतनी बदतमीजी से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुलक्षणा शोभ से फफक कर रो पड़ी और भास्कर राव त्रिवेदी जी के साथ उनके कमरे में चली गई। अपनी पत्नी की बात सुनकर त्रिवेदी जी को भी बेटे अरविंद पर बहुत क्रोध आया, परंतु ये सोचकर कि इस विषय में वो सुबह अरविंद से बात करेंगे, दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। दुख के कारण उनकी नींद गायब थी। इधर अरविंद भी गुस्से से रात भर सो नहीं पाया। सुबह अरविंद ऑफिस जाने के लिए निकला तो माँ को हिदायत देकर बोला कि मैंने आपसे कल जो सवाल किया था उसका जवाब मुझे जब तक नहीं मिलता मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। मैं अब अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहा हूँ। ये कहकर तेज कदमों से वो बैग लेकर घर से बाहर निकल गया। त्रिवेदी जी और सुलक्षणा भरी आंखों से अपने लाडले बेटे में हुए बदलाव को देख रहे थे। धीरेन्द्र पाटिल की चली कुटिल चाल ने भास्कर राव त्रिवेदी जी के हंसते खेलते घर में चुटकी में आग लगा दी थी। शाम को जब अरविंद की कार आती दिखी तो माँ को उम्मीद लगी कि शायद बेटे का गुस्सा शांत हो गया हो, इसीलिए लपक कर दरवाजे पर आई तो देखा कि दरवाजे पर अरविंद का अधीनस्थ अरविंद द्वारा मंगाए गए सामान की लिस्ट लेकर आया था। उसने कहा कि साहब ने ये सामान मंगवाया है, अब वो सरकारी बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। सुलक्षणा ने उसका सारा सामान लिस्ट के हिसाब से भिजवा दिया। 2-4 दिन यही सिलसिला चला। त्रिवेदी जी एवं सुलक्षणा की रात बेटे के बारे में ही सोच सोच कर कट रही थी कि अरविंद को क्या हो गया है, किसने उसे भड़का दिया। एक दिन त्रिवेदी जी ने निश्चय किया कि वो और सुलक्षणा आज शाम को अरविंद से बात करके इस विषय को समाप्त करेंगे। जब वह अरविंद से मिलने उसके सरकारी आवास गए तो उन्हें अरविंद बदला बदला सा नजर आता है। ना तो उसने अपने माता पिता का कोई अभिवादन किया और ना ही उन्हें बैठने को कहा। उल्टा उनके आते ही बोल दिया कि अगर आप कहते हो कि मैं आपका बेटा हूँ तो आपको इस बात को डीएनए टेस्ट में पास होकर साबित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि मैं धीरेन्द्र पाटिल का ही बेटा हूँ। इतना सुनते ही त्रिवेदी जी का खून खौल गया। उन्होंने भी एक हाथ अरविंद पर जड़ दिया और कहा, अब तक तो तू हमारा बेटा था, पर आज से तू हमारे लिए मर गया है। तुझे इसी दिन के लिए इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया कि तू हमसे ही बदतमीजी से बात करेगा। भास्कर राव त्रिवेदी और अरविंद के इस तीखे नोकझोंक को वहां उपस्थित एक प्रतिष्ठित मीडिया पत्रकार भी सुन रहा था। उसने अगले ही दिन डिप्टी कलेक्टर को अपने ही वास्तविक पिता के पिता होने पर शक हेडलाइंस में और मिर्च मसाला लगाकर न्यूज़पेपर में छाप दिया। जिस बात को त्रिवेदी जी और अरविंद दबाना चाह रहे थे, अब न्यूज़पेपर पे छप जाने से सारे मित्रों, रिश्तेदारों एवं शुभ चिंतक लोगों के सामने उजागर हो चुकी थी।
जिससे उन दोनों की ही अच्छी खासी किरकिरी हो रही थी। उनकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। पर इन सबसे एक ही व्यक्ति खुश था, वो धीरेन्द्र पाटिल। उसने अपनी दुश्मनी का बदला बहुत अच्छे से ले लिया था। त्रिवेदी जी और उनके बेटे अरविंद के बीच अनकही दीवार खड़ी हो चुकी थी। पहले लंच टाइम में अरविंद कम से कम एक बार माँ से फोन पर हालचाल तो पूछ ही लिया करता था। अब तो वह सिलसिला भी बंद हो चुका था। भास्कर राव त्रिवेदी और सुलक्षणा अपने घर में गंभीर डिप्रेशन में जी रहे थे। उधर अरविंद भी अपने क्वार्टर में खोया खोया सा रहने लगा। उसने गम मिटाने के लिए शराब का भी सहारा लेना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उन तीनों की जिंदगी में अमावस की काली रात आ चुकी है, जो शायद ही कभी खत्म हो। कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात की भी एक सुनहरी सुबह होती है। त्रिवेदी जी और सुलक्षणा के जीवन में भी एक नया मोड़ आता है। त्रिवेदी जी के भी एक मित्र थे, वीरेश्वर मिश्रा, जो कि उनके ही तरह पूर्व जज रह चुके थे और लखनऊ में रहते थे। वीरेश्वर मिश्रा एक दिन त्रिवेदी जी को फोन पर अपनी पुत्री अनुराधा अपने IAS अधिकारी के इंटरव्यू राउंड का फाइनल एग्जाम देने के लिए उनके शहर नोएडा में आने की सूचना देते हैं। अगले ही दिन अनुराधा त्रिवेदी जी के यहाँ आ जाती है। नोएडा से लगभग 30 किलोमीटर दूर दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में लगभग 15 दिन की कोचिंग। त्रिवेदी जी के अनुभव और अनुराधा के तीक्ष्ण बुद्धि के कारण उसने IAS का इंटरव्यू राउंड भी क्लियर कर लिया। अनुराधा न केवल बुद्धिमान थी, बल्कि सुंदर व समझदार संस्कारी लड़की भी थी। इतना होने के बाद भी उसमें घमंड नाम मात्र भी नहीं था। अगर सारी परिस्थितियां सामान्य होती तो त्रिवेदी जी निश्चित ही उसे अपने पुत्र अरविंद के लिए पसंद करते, परंतु इस बात को उन्होंने अपने मन में ही दबाए रखा। अनुराधा उनके यहाँ करीब महीना भर रही थी। उसने बातों ही बातों में अरविंद की घटना भी सुलक्षणा से पूछ ली थी। उसे भी इस घटना का बहुत दुख हुआ, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। एक दिन त्रिवेदी जी को वीरेश्वर मिश्रा का फोन आया और उसने उन दोनों को कुछ दिन के लिए अपने यहाँ रहने को बुलाया। वैसे भी त्रिवेदी जी और उनकी पत्नी को अब अपना ही घर काटने को दौड़ता था। उन्होंने बिना ज्यादा नानुकुर किए वीरेश्वर मिश्रा के यहाँ जाने को हामी भर दी। अनुराधा के साथ वो दोनों भी लखनऊ के लिए निकल पड़े। वीरेश्वर मिश्रा की पत्नी का 2 वर्ष पूर्व ही निधन हो गया था। उनके बड़े से बंगले में उनके और अनुराधा के अलावा 2 नौकर भी थे, जो खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम किया करते थे। वीरेश्वर मिश्रा अपने मित्र के आने से बहुत ही ज्यादा खुश थे। खाना बनाने की जिम्मेदारी सुलक्षणा और अनुराधा ने ले रखी थी। वो दोनों रोज लजीज खाना खाते, दिन भर शतरंज खेलते, टेलीविजन देखते और राजनीति की चर्चा में, मजेदार जोक्स में और पुरानी बातें करने में वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था। इसके अलावा वीरेश्वर मिश्रा ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के नाम से एक स्वयंसेवी संस्था ओल्ड होम्स खोल रखी थी, जिसमें वो ऐसे वृद्ध जनों को रखते थे जिनको उनके परिवार से तिरस्कृत करके निकाल दिया हो। त्रिवेदी जी को वीरेश्वर मिश्रा के साथ 2-4 बार उस संस्था में जाने का मौका मिला। वहाँ रहने वाले वृद्ध जनों से मिलकर त्रिवेदी जी को बहुत अपनापन का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि हर किसी की कहानी मेरे ही जैसी है, बस उस कहानी में किरदार थोड़े अलग हैं। उनका अपना बेटा अरविंद भी तो सक्षम होने के बाद भी उन्हें नहीं पूछता, तो उनमें और वहाँ मौजूद बाकी लोगों में क्या फर्क है। त्रिवेदी जी के मन में अंतर्द्वंद चल ही रहा था कि सुलक्षणा ने याद दिलाया कि उन्हें आए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें अपने शहर नोएडा वापस जाना चाहिए। त्रिवेदी जी की इच्छा तो नहीं थी, फिर भी वो दोस्त के घर कब तक रहते, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो दूसरे दिन वीरेश्वर से बात करके अपने घर वापस जाने की इजाजत मांग लेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको कुटिल चाल की कहानी का पहला भाग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।